हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फैक्टोरियल फंक्शन पर डिस्कस की थी। और देखिए, फैक्टोरियल फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हमने सोल्व किए थे। और देखिए, एक्स का जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है उसे हम एक्स फैक्टोरियल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक्स फैक्टोरियल एन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, एक्स फैक्टोरियल एन की जब बात आती है तो यहाँ पर देखिए, एक्स से हम स्टार्टिंग करते हैं और एच के डिफरेंस पर हम और भी टर्म्स हम लेते हैं। और इस तरह से टोटल हम कितनी टर्म्स लेते हैं, एन टर्म्स हम लेते हैं। तो इस तरह से जो एन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्स फैक्टोरियल एन। और यहाँ पर देखिए, जब h की वैल्यू 1 ले ली जाती है तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाता है, x माइनस 2, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है, किस तरह से डिफाइन करते हैं, है ना। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखी है। अब देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा एक पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में हम किस तरह से लिखें। एक बहुपद हमें दिया जाएगा, पॉलिनोमियल हमें दिया जाएगा और उसे हमें फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर सबसे छोटा पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल डिग्री से डिफाइन होता है। 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल x, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल देखिए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। ये सब 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो उसके बाद हम 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं। तो सबसे छोटा पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है 5, कॉन्स्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है 0 डिग्री का। अब देखिए, इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जितनी भी डिग्री के पॉलिनोमियल से सभी को हमें क्या करना है, देखिए फैक्टोरियल नोटेशन में हमें लिखना है, क्रम गुणित संकेतों में। तो यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, इसको देखिए फैक्टोरियल नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो 5 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में हमें ऐसे लिखना है। अब देखिए उसके बाद जैसे हम बात करें x की, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। हालांकि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकता है, 2x + 3 भी हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर अभी समझ रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा जाए। तो यहाँ पर देखिए x को हम फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखें। तो देखिए x को फैक्टोरियल नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x फैक्टोरियल 1 तो x के इक्वल होता है। और देखिए जैसे बात आती है x स्क्वायर की, ये कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब इस x स्क्वायर को फैक्टोरियल नोटेशन में हम कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पर हम x माइनस 1, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो x माइनस 1 है ये क्या होता है, देखिए x फैक्टोरियल 2, और ये जो x है इसको भी हम लिख सकते हैं x फैक्टोरियल 1। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिया। इसी तरह से देखिए जितने भी पॉलिनोमियल है उनको हम फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए ये सिंपल से पॉलिनोमियल थे, तो हमने सीधा सीधा इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया और सीधे हमने फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का कोई पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, 5x² + 6x + 10, अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर इंस्पेक्शन के द्वारा यदि हम फैक्टोरियल नोटेशन में लिखे तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो देखिए एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे लिखा, फिर उसके बाद हमने फैक्टोरियल में लिख लिया। तो यहाँ देखिए इस तरह का जब पॉलिनोमियल आ जाता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंडीशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेट सिचुएशन मिल जाती है। हम सीधे सीधे इसे फैक्टोरियल नोटेशन में नहीं लिख सकते। उसके लिए देखिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2 मेथड यहाँ पर समझेंगे और उन मेथड की हेल्प से किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में हम किस तरह से लिखें ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी मैंने फैक्टोरियल लिखा था ये h = 1 पे लिखा था, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, और यहाँ पर देखिए जनरली जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टोरियल नोटेशन में लिखते हैं तो h की वैल्यू 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में जब h की वैल्यू 2 दे रखी है या फिर 3 दे रखी है तो फिर वही लेना है, लेकिन जनरली देखिए h की वैल्यू 1 हमें लेना है।
और वैसे भी देखिए हमें तो फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, तो h की वैल्यू कोई सी भी ले लीजिए और फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दीजिए। तो h की वैल्यू 1, ये जब हम लेते हैं तो देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इसलिए h इक्वल 1 ले लिया जाता है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक h इक्वल 1 पर ही पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल को हम फैक्टोरियल नोटेशन में किस तरह से लिखें, इसके लिए हम दो मेथड यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन, दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतों में लिखने के जो तरीके हैं वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए दो मेथड हम देखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है देखिए डायरेक्ट मेथड। ये जो भी हमने यहाँ पर लिखा था ये तो एक इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन का मतलब आपने निरीक्षण किया कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंस्पेक्शन कर लिया था, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के पॉलिनोमियल्स जब आ जाते हैं या फिर कोई सा भी पॉलिनोमियल्स आ जाता है ना, कोई सा भी पॉलिनोमियल, तो वहां पर हम एक तो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे। और देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहें या फिर मेथड ऑफ डिटैच्ड कोएफिशिएंट कहें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात है, दोनों एक ही मेथड है। सिंथेटिक डिवीजन भी कह सकते हो और मेथड ऑफ डिटैच्ड कोएफिशिएंट भी कह सकते हो, और ये एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर देखिए हमें ये दो मेथड यहाँ पर समझने हैं, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। और इन दोनों मेथड में देखिए ये सिंपल है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है देखिए। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेथड भी, हालांकि ये भी सिंपल है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम वेस्ट, ठीक है, और इसमें टाइम की बचत होती है। बहुत आसानी से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा देखिए दोनों मेथड को समझें। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे और डायरेक्ट मेथड के बेस पर यहाँ पर देखिए किसी पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन फैक्टोरियल नोटेशन, दिए गए बहुपद को क्रम गुणित संकेतों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं ये जो पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। और एक बात आपको ध्यान रखना है, x फैक्टोरियल n और xn दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ये भी n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, ये n डिग्री पॉलिनोमियल है सिंगल टर्म में, और ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती है, टोटल n टर्म्स आती है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें x की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो n होती है और इसमें भी x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, n। तो वो तो यहाँ पर तो देखिए क्लियर है। यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे देखिए x माइनस 1 x माइनस 2, तो आप जब इसकी कितनी टर्म्स लोगे, n टर्म्स यहाँ पर लोगे, अगर आप n पद इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म आएगी वो क्या होगी, देखिए x की पावर n होगी। तो यहाँ पर देखिए n डिग्री पॉलिनोमियल को x के n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, n डिग्री पॉलिनोमियल को, क्योंकि यहाँ आप स्टार्टिंग में चलें, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देखिए इस कचरे को हटा देते हैं। देखिए ये क्या था, यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो देखिए x का जो मैक्सिमम फैक्टोरियल है वो कितना मिला था हमें 2। 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो यहाँ x का मैक्सिमम फैक्टोरियल कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x4 डिग्री का पॉलिनोमियल लें तो यहाँ पर जो x का जो मैक्सिमम फैक्टोरियल आएगा वो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पर x फैक्टोरियल 3 से हमें शुरुआत करना है और साथ में जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो मान लेते हैं वो a है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें x फैक्टोरियल 2 वाली टर्म भी आ सकती है, और आगे हम बढ़े और देखिए x फैक्टोरियल 1 वाली टर्म भी आ सकती है और एक कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी
पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसको आप इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए। हमने डायरेक्टली देखिए ये लिख लिया है, और डायरेक्ट क्यों लिखा है, अरे डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, देखिए हमारा टारगेट है ABCD की वैल्यू फाइंड करना। और वैसे भी देखिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, और देखिए डायरेक्ट लिखना कितना आसान है। यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ भी देखिए फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, और उसके बाद देखिए एक एक फैक्टोरियल कम करते जाएं, ABCD लिखते जाएं। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को आप इस तरह से फैक्टोरियल फंक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अननोन क्वांटिटीज की बात करें तो वो क्या है, देखिए ये अननोन है A, B, C और D, ये यहाँ पर अननोन है, ठीक है। अज्ञात राशियां हैं, और कितनी अज्ञात राशियां हैं, देखिए 4, ABCD। तो यहाँ पर देखिए 4 अननोन क्वांटिटीज के लिए हमें यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज हम निकालें तो हमें कम से कम 4 समीकरण चाहिए, 4 इक्वेशन चाहिए। अब वो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करें, तो देखिए यहाँ पर हम पहले तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन यहाँ पर लगा देते हैं। ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन होती है वो लगा देते हैं, फिर दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करके ABCD की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और जो भी ABCD की वैल्यूज आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल की हम डेफिनेशन लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, और देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए स्पेस हम मैनेज करेंगे तो इसको यहाँ ले लेते हैं इस तरफ। चलिए देखिए x फैक्टोरियल 3 क्या होता है, x -1 x -2। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे किसकी, x फैक्टोरियल 2, तो वो क्या होता है, देखिए x -1, और उसके बाद देखिए x फैक्टोरियल 1 की क्या डेफिनेशन है, वो x के इक्वल होता है। और यहाँ पर देखिए h की वैल्यू हमने कितनी ली है, देखिए 1 हमने ले ली है, h की वैल्यू हमने कितनी ली है, 1, साइड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। h इक्वल 1 हमने ले लिया है। और वैसे भी यहाँ तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, और फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी कि h की वैल्यू आपको यही लेनी है, लेकिन फिर भी हम h की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, 1। h इक्वल 1 से देखिए कैलकुलेशन आसान होगी, और अगर क्वेश्चन में h इक्वल 2 लेकर इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में फाइंड कीजिए, अगर इस तरह से कहा जाए तो फिर h की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, है ना। वैसे जनरली आपको h की वैल्यू 1 ही लेना है अगर क्वेश्चन में न दी जाए तो। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने फैक्टोरियल की यहाँ पर देखिए जो भी डेफिनेशन थी वो हमने अप्लाई कर दी, और यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए 2x³ - 3x² प्लस 3x - 10। अब यहाँ पर देखिए ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में हमें दोनों तरफ कंपैरिजन करके देखिए, दोनों तरफ हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कंपेयर भी आप कर सकते हो, या एक तरीका और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। x की वैल्यूज रेंडमली कुछ भी ली जा सकती है। आप यहाँ पर देखिए ABCD 4 वैल्यू आपको निकालनी है, 4 अननोन्स हैं, 4 अज्ञात राशियां हैं। x की वैल्यू 2 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 8 ले लीजिए, फिर आप चाहें तो 500 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन x की इन वैल्यूज पर हम 4 इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें 4 इक्वेशन तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे हम 500 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो x की जो सिंपलेस्ट वैल्यूज है वही आपको यहाँ पर पुट करना है। अब देखिए सिंपलेस्ट वैल्यूज कैसे हम लेंगे, देखिए यहाँ पर x की ऐसी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कीजिए कि कुछ टर्म्स यहाँ पर 0 हो जाए, तो कैलकुलेशन आसान होगी। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू 0 लोगे तो देखिए ये टर्म 0 हो रही है, ये भी 0 हो रही है, और x इक्वल 1 आप लोगे तो ये और ये टर्म 0 हो रही है, x इक्वल 2 पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यूज लें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे, और देखिए इस तरह की कैलकुलेशन आपने 12th क्लास में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं, आंशिक भिन्न, तो वहाँ भी देखिए इस तरह से हम ABCD की वैल्यूज हम निकालते हैं, है ना। आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे 1/x + 3 x - 2
जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो देखिए इस तरह की कुछ कैलकुलेशन आपने वहां की थी, फिर तो आपको सब याद आ जाएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद आप क्या करते थे, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने से आपको क्या मिल जाता था, इस तरह का रिजल्ट आपको मिलता था। ये लीजिए, एलसीएम इधर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद आपको ये स्टेप मिलती थी। फिर आप क्या करते थे, दोनों तरफ या तो कंपेयर करते थे या फिर एक्स की वैल्यू पुट करते थे, और एक्स की वैल्यू 2 पुट करते थे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बी यहाँ पर देखिए एक्स की जगह हम -3 पुट करते हैं, है ना, तो -3 यहाँ पुट करेंगे तो फिर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी ना। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं, ये सब बातें आपको पता हो, ठीक है, पहले से ही पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा, फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगाई, उसके बाद दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे या फिर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप दोनों तरफ कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन किसका, एक्स की पावर्स का। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट राइट साइड में देख लीजिए, राइट साइड में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है देखें आप, और लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोफिशिएंट को आप बराबर कर दीजिए। इसी तरह राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लीजिए और उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आप -3 के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। और देखिए कांस्टेंट टर्म का भी कंपेयर होता है। इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है, डी है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये केवल सिंगल कांस्टेंट टर्म है। और इधर भी देखिए सिंगल कांस्टेंट टर्म क्या है, -10। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी है, -10 है। ये तो डायरेक्ट कंपेयर से पता लग रहा है। और देखिए यहां पर आप देखिए राइट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, देखिए एक्स क्यूब कहां से मिलेगा, एक्स क्यूब आपको इस वाली टर्म से ही मिलेगा। इसमें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स वाली है, एक्स क्यूब की टर्म आपको इसी से मिलेगी। और कितनी मिलेगी, देखिए ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, तो ए एक्स क्यूब आपको देखिए एक्स की 3 घात वाला पद इस तरह से मिलेगा, एकमात्र, ठीक है, यही होगा। और अब आप कंपेयर कीजिए, इधर देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, और इधर राइट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। तो देखिए ए की वैल्यू तो 2 है और बी की, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -10 है। तो ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी एक बात आपको मैं बता देता हूं, जब इस तरह से किसी पॉलिनोमियल को आप फैक्टोरियल नोटेशन में लिखते हो तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट ए की वैल्यू बनेगा। इधर एक्स पे मैक्सिमम फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कितना है, ए, और वो ए किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। और इधर जो कांस्टेंट टर्म है डी, वो इसके इक्वल आ जाएगी, -10 के इक्वल। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर भी देखिए भाई प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे, देखिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए आप, सबसे पहले देखिए हम x = 0 हम पुट करेंगे। लिखिए आप x = 0 रखने पर देखिए जैसे ही हम x = 0 रखेंगे तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ लेफ्ट साइड में -10 हमें मिलेगा और ये सब 0 हो जाएंगे। x = 0 पे ये सब 0, यहाँ राइट साइड में ओनली d बचेगा। तो देखिए इस तरह से हमें d की वैल्यू मिल जाती है। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली, देखिए -10 हमें मिल गई। अब यहाँ पर देखिए अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 के बाद देखिए छोटे छोटे इंटीजर्स आपको यहाँ पर पुट करने हैं, है ना, छोटे छोटे पूर्णांक। 0 के बाद देखिए यहाँ पर, लेकिन इसको देखते हो, यहाँ अगर 3 होता -3 तो हम x = 3 पुट कर देते। तो यहाँ देखिए अब हम x = 1 पुट करेंगे, उसके बाद x = 2 हम पुट करेंगे। चलिए x = 2, और वैसे कोई आप बाउंड नहीं हो कि आप x = 1 2, आप रेंडमली x की वैल्यू 2.5 भी ले सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पर 7.5 भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करने से हमें बहुत सारी इक्वेशंस मिलेगी। हमें तो 4 इक्वेशन चाहिए क्योंकि 4 अननोन क्वांटिटी है और उनकी वैल्यूज हमें उन इक्वेशन को सोल्व करके मिल जाएगी। लेकिन देखिए कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है ना, जब आप x की अगर कॉम्प्लिकेट वैल्यूज लोगे जैसे 2.5 3.5 4/7, तो जितनी जैसी वैल्यूज आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन मिलेगी। तो आप x की सिंपल वैल्यूज लें। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लेने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। ये लीजिए x = 1 रखने पर जैसे ही x की वैल्यूज हम 1 रखेंगे तो देखिए हमें किस तरह से रिजल्ट मिलेगा। चलिए 1 पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा, देखिए
ये कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमें कितना मिलेगा, चलिए मैं सब कुछ लिख देता हूँ, ये लीजिए -3 + 3 - 10 इक्वल, जैसे ही हम 1 पुट करेंगे ये 0 ये 0, ठीक है, राइट साइड में क्या मिलेगा C + D इम्प्लाइज दैट, सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा देखिए कैंसिल, ये हो गया -8 इक्वल C + D। और देखिए यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू तो यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर देखिए -8 इक्वल C - 10, तो इससे फाइनली हमें C की वैल्यू कितनी मिलेगी, C की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। देखिए कितनी आसानी से, देखिए C की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, D मिल गया है, C मिल गया है। अब हम यहाँ पर देखिए और भी वैल्यूज हम निकालेंगे, अभी तो A और B की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर x = 1 पुट किया, अब देखिए x = 2 भी हम पुट कर सकते हैं, x = 2 पुट करने से देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी और इक्वेशन हमें B, C और D में मिलेगी, लेकिन C और D की वैल्यू हमें पता है तो B की वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए पुटिंग x = 2, तो देखिए जैसे हम x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा देखिए 16 - 12। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ कितना हो जाएगा +6 - 10, और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ जैसे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 0 यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, 2b + 2c + d, क्या मिल जाएगा 2b + 2c + d। क्रॉस चेक कर लेते हैं, x = 2 देखेंगे, क्लियर। अब देखिए c और d की वैल्यू कितनी है, c तो 2 है और d है -10, इम्प्लाइज दैट यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 22 और 22, तो देखिए यहाँ तो 0 हमें मिला है, 2b, और c कितना था, देखिए c की वैल्यू यहाँ पर 2 थी तो यहाँ 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 4, और d की वैल्यू थी देखिए -10। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2b इक्वल कितना हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा देखिए हमें 6, तो इससे हमें देखिए b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3। ये लीजिए b की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, ठीक है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है, इस तरह से हमें b की वैल्यू कितनी मिली है 3। अब यहाँ पर देखिए हम a की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, a की वैल्यू। तो देखिए a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू हमने 0 रख ली, 1 रख ली, 2 रख ली। अब x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो देखिए हालांकि यहाँ राइट साइड में ABCD में एक टर्म हमें मिलेगी और उसमें BCD की वैल्यू रख के हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन देखिए a की वैल्यू तो डायरेक्ट आप कंपेरिजन कर लीजिए, इधर x³ का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और राइट साइड में x³ का कोफिशिएंट कितना मिलेगा आपको, a मिलेगा, तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो सीधे सीधे जब सब कुछ पता लग रहा है तो यहाँ पर अब हम पुट करके रिजल्ट नहीं निकालें, ठीक है। और वैसे भी देखिए a की वैल्यू और d की वैल्यू कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन कीजिए, d की वैल्यू -10 मिल रही है और यहाँ पर आप इधर x³ का जो कोफिशिएंट होगा आप इसे सोल्व करोगे तो x³ का कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, कैपिटल A, और इधर x³ का कोफिशिएंट कितना है 2, तो देखिए a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगी। तो जब डायरेक्ट पता लग रहा है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से कैलकुलेशन क्यों करें, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, कौन सी इक्वेशन थी, ये 1 लिखें आप, इक्वेशन 1 में x³ के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ हमने क्या किया, कंपेयर किया x³ के कोफिशिएंट को। तो यहाँ राइट साइड में x³ का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, देखिए राइट साइड में x³ का कोफिशिएंट तो मिलेगा देखिए a,
और लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना था देखिए 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। तो देखिए इस तरह से सीधे सीधे ए हम निकाल लेंगे, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और डायरेक्ट मेथड में देखिए जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसका कोफिशिएंट आप कंपेयर करके ही निकालें। चलिए, तो इस तरह से देखिए ए बी सी डी की वैल्यूज हमें मिल जाती है और अब इन सबको आप पुट करोगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखिए आप ए बी सी तथा डी के मानों को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। चलिए, जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए, जो पॉलिनोमियल था एफ ऑफ एक्स वो इस तरह से हमें मिलेगा। देखिए ए एक्स फैक्टोरियल 3 बी एक्स फैक्टोरियल 2 फिर सी एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस डी। तो ए की वैल्यू कितनी है देखिए 2 है, बी की वैल्यू कितनी है देखिए 3 और सी की वैल्यू कितनी आई थी देखिए, सी कहाँ है, सी है 2। और उसके बाद देखिए डी की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया है देखिए, पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल को हमने फैक्टोरियल नोटेशन में हमने फाइंड कर लिया है और यही है फाइनल आंसर। और यहाँ पर देखिए यहाँ h की वैल्यू हमने क्या ली है 1, साइड में लिख दीजिए। और वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, हमने पहले यहाँ लिख दिया है इसको, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू हमने क्या ली है 1। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो h की वैल्यू 1 लेकर आप सोल्व कर लेना, ठीक है। और चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर h इक्वल 1 लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। पता होना चाहिए कि h इक्वल 1 पर हमने यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा है। ये था देखिए डायरेक्ट मेथड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप इस तरह से डायरेक्टली आप क्या करोगे, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखोगे, फिर h इक्वल 1 लेते हो आप डेफिनेशन लगा दो किसकी, फैक्टोरियल की, फिर दोनों तरफ कंपेयर करो या फिर इस तरह x की वैल्यूज निकालो, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में भी हमने इस तरह की कैलकुलेशन की है, ABCD किस तरह से निकालते हैं सब आपको पता है। ABCD वैल्यू निकल जाएगी, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड पर हम चलेंगे और यहाँ पर देखिए अब हम बात करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड या फिर मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट की। तो देखिए सिंथेटिक मेथड जो होता है देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, किसके कंपेरिजन में, इस मेथड के कंपेरिजन में। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस आप समझें। और देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो देखिए जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा है वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने अभी देखिए इस एग्जाम्पल को लिया था, है ना, यही पॉलिनोमियल हम लेंगे और यहाँ पर इसको हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है, मेथड चेंज कर रहे हैं, एग्जाम्पल वही है। और देखिए दोनों मेथड से देखिए रिजल्ट तो एक ही आना है, रिजल्ट तो यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन फैक्टोरियल नोटेशन, निम्न फलन को क्रम गुणित संकेतों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। यहाँ पर वही पॉलिनोमियल है जिसको अभी हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया है। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता क्या है उसको हम समझेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पर देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए लिखिए आप, तो देखिए गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिए आप, दिया गया बहुपद क्या है, जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 माइनस 3 3 10। ये लीजिए, ओके। ये एक पॉलिनोमियल है जो हमें दे रखा है और इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए x3 है तो यहाँ पर x फैक्टोरियल 3 से हम शुरुआत करेंगे और जो भी कोफिशिएंट है वो अननोन होंगे
इस तरह से हम लिखेंगे सबसे पहले, प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस डी, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेथड में भी हमने डायरेक्ट लिखा था, तो यहाँ भी हम देखिए इस तरह से सबसे पहले डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए h की वैल्यू 1, ये जो सिंथेटिक मेथड है देखिए यहाँ पर किसके लिए हम देखेंगे, h इक्वल 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसके लिए h इक्वल 1, ठीक है, h इक्वल 1 के लिए। लिख लीजिए आप फॉर h इक्वल 1, ठीक है। तो h इक्वल 1 के लिए ही हम यहाँ पर ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिए किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का देखिए इस तरह की एक लाइन हम बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखिए प्रोसेस समझना है आपको। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, हम यहाँ फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी पावर है एक्स क्यूब, है ना। तो इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। फिर एक्स क्यूब के बाद हम चलेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखिए -3 है। फिर एक्स स्क्वायर के बाद हम किस पे चलेंगे, एक्स के कोफिशिएंट पे। फिर उसके बाद हम चलेंगे कांस्टेंट टर्म पे। तो देखिए कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, -10। अब एक बात ही ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर क्या आता है 0 डिग्री का, है ना, वो होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको फर्स्ट रो में इस तरह से कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर एब्सेंट हो जाए तो फिर, अगर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इसमें नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेना है, 0 लेना है। यदि कोई एक्स की पावर एब्सेंट होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, उसके संगत जो भी गुणांक है वो आपको 0 लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 1 2 ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो यहाँ 4 टर्म आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट भी तो होता है। अगर यहाँ पर देखिए 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर 5 टर्म्स आनी चाहिए, यानी जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक ज्यादा यहाँ पर टर्म आती है। और अगर कोई टर्म एब्सेंट है तो उसका कोफिशिएंट आपको यहाँ 0 लेना पड़ेगा, स्पेशली इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के जितने भी टर्म्स है सबके कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो एक सिंपल सी बात है कि इस तरह से आप कोफिशिएंट ले लोगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप में ये जो -10 है, इस -10 को हम आउट कर देंगे ना, बिना बेटिंग किए ही देखिए इसको हमने आउट कर दिया, है ना। इसको सीधे सीधे आप आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया आउट, और इस तरह से देखिए हम आगे बढ़ेंगे। यानी हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट स्टेप में ही एक टर्म यहाँ से हमने आउट कर दी। ये तो गेम नहीं खेल पाया, बिना गेम खेले इसे आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, है ना। ऐसा करना है आपको फर्स्ट स्टेप में। अब यहां पर देखिए, यहां हम लिखेंगे, देखिए इधर 1, ये फर्स्ट स्टेप है। और यहां पर देखिए अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि ये सारी स्टेप्स कंप्लीट ना हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग का दौर है, थोड़ा सा समझें आप। उसके बाद देखिए जब एक बार हम इस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे तो आपको ये सबसे सिंपल प्रोसेस लगेगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स के कोफिशिएंट्स आप लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में ही इसको लास्ट वाले को आप आउट कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम इनका सम करेंगे। इसको यहाँ पर देखिए यहाँ डैश लगा देंगे हम, यहाँ पर बिल्कुल यूं मान के चलेंगे, यहाँ 0 भी हम मान सकते हैं, यहाँ 0 भी हम ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आप डैश लगा दें। इसमें हम किस तरह से, देखिए यहाँ पर सिंथेटिक प्रोसेस हम यूज करेंगे, बहुत आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम सम करेंगे,
ठीक है, पहले तो देखिए ये हटा देता हूँ क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, देखिए डैश। यहाँ हमेशा जो फर्स्ट टर्म होगी उस फर्स्ट टर्म के नीचे हमेशा यहाँ पर डैश लगेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 में यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगी, देखिए फर्स्ट टर्म सेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैसे 0 लिख लीजिए, आप चाहें तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए हम 0 रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे 0। यहाँ तो देखिए 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ रखना है आपको हमेशा 0, किस तरफ, नीचे की ओर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, देखिए 2 हमें मिलेगा। और देखिए जो भी नंबर हमें मिलेगा उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। प्रोसेस आप समझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए तो 2 आएगा, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 2। बहुत आसान सी प्रोसेस है। अब देखिए इन दोनों को फिर आप आपस में जोड़ें, प्लस करें, इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए तो हमें मिलेगा देखिए -1, और जो भी हमें मिला है उसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर इसको भी इसमें प्लस करेंगे तो यहां पर देखिए कितना मिलेगा, 2 हमें मिलेगा। अब ये जो 2 मिलेगा उसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम अगली स्टेप में लिखते हैं, अगली स्टेप में तो कुछ नहीं है ना, -10 तो पहले आउट हो चुका है। अब यहां पर देखिए ये है सेकंड स्टेप, अब हम सेकंड स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, फर्स्ट स्टेप में लास्ट वाले को आउट कर दिया। अब देखिए सेकंड स्टेप में भी लास्ट वाले को आउट करना है, तो यहां पर देखिए ये लास्ट में कौन है, देखिए 2 है, इसको आप आउट कर दीजिए इस तरह से, और ये स्टार्ट हो जाती है देखिए सेकंड स्टेप। h = 1 पर किसी पॉलिनोमियल को किस तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशन में लिखें उसका प्रोसेस हम देख रहे हैं। हम यहां पर देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड फॉर h = 1, जब h की वैल्यू 1 होती है तो ऐसी कंडीशन में किसी फंक्शन को फैक्टोरियल नोटेशन में हम कैसे लिखें, उस प्रोसेस को यहां समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस हम समझ रहे हैं हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम किसकी प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स है सीक्वेंसली, है ना, यहाँ लगातार आप लिख लीजिए, कोई एब्सेंट होता है तो उसकी जगह 0 लिख लीजिए। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आप -10 को आउट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, यहाँ हमेशा 0 लिखना है, यहाँ भी 0 लिखना, ठीक है, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ भी 0 आएगा, ये फिक्स है, या फिर आप यहाँ डैश लगा सकते हैं, एक ही बात है, 0 लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर 0 लिख के सबसे पहले देखिए 0 लिखकर ही हमें प्लस करना है, 0 लिखकर ही हमें प्लस करना है। तो 2 + 0 कितना होता है 2। अब ये जो भी आता है देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 हमें मिल जाएगा। और अब इन दोनों को भी प्लस कर लीजिए तो कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ तो क्लोज हो गया। अब देखिए हम चलते हैं सीधा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर इसको भी हम आउट कर देंगे, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस थर्ड स्टेप में हमने इसको 3 को भी आउट कर दिया, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था यहाँ तो 0 आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये 0, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 0 और यहाँ 0, तो इस जगह देखिए हमेशा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को प्लस कीजिए, हमें कितना मिल जाएगा, 2 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल टर्म हमें मिल गई। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हम इसी को आउट कर देंगे, और जो आउट होता जाएगा वही ABCD की वैल्यू बनता है ना, वही ABCD की वैल्यूज होगी। अब देखिए सबसे पहले कौन या सबसे बाद में कौन आउट हुआ है, देखिए ये बनेगी A की वैल्यू, ऐसे समझ लें आप, तो ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, और ये D की वैल्यू। जो सबसे पहले आउट होगा वो D की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले आउट होता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और लास्ट में A आउट होता है। ठीक है, तो बैक साइड से हम चलते हैं, और ये सिंपल सी बात है, यहीं से आप तो ABCD लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू और ये D की वैल्यू। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए प्रोसेस फिर आप समझ लीजिए, इस प्रोसेस को एक बार और हम समझ लेते हैं। देखिए मैं वापस रिवर्स ले लेता हूं। ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहली स्टेप है तो यहाँ 1 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, फिर x का, फिर कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ हमेशा
फर्स्ट एलिमेंट के नीचे यहाँ पर हमेशा जीरो आएगा, तो हमने क्या ले लिया, देखिए यहाँ पर हमने जीरो ले लिया। कहाँ गया जीरो, अच्छा डैश लिया था क्या, देखिए ये जीरो मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ जीरो से शुरुआत करना है। अब आप यहाँ पर आप प्लस करोगे तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 हमें मिल गया है। ये जो भी मिलेगा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ये लीजिए कितना आएगा, देखिए 2। फिर इन दोनों को आप प्लस कीजिए तो हमें मिलेगा देखिए -1। ठीक है, कितना मिलेगा, -1। ये -1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो वो कितना मिलेगा, देखिए वो हो जाएगा -1। देखिए कहाँ चला गया वो, ये लीजिए। ठीक है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यही प्रोसेस क्लोज हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हमें यहाँ देखिए 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए मैं वापस ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर वापस लिख लेंगे। हालांकि देखिए जो भी पहले कैलकुलेशन की एक बार फिर हम समझ रहे हैं ना, पहले बता चुका हूँ। यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको आउट कर देंगे। देखिए सेकंड स्टेप से पहले देखिए हम इसे आउट कर देंगे। ये सेकंड स्टेप है, ये 2 हमने लास्ट वाला आउट कर दिया। यहाँ हम 0 लेंगे, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को प्लस कीजिए तो 3 आ जाएगा। कितना सिंपल प्रोसेस है देखिए। उसके बाद देखिए इस 3 को आउट कर दीजिए आप, हर स्टेप में एक एक आउट करता जाए। ठीक है, ये 3 और यहाँ 0 रखेंगे, स्टार्टिंग यहाँ 0 से करनी है, कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए ये होगा A का मान, ये B और ये C और ये D। ABCD आपको यहाँ से लिखना है, देखिए नीचे से ABCD, ऊपर से ABCD मत कर देना, है ना, मामला बिगड़ जाएगा। यही है देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और ABCD के मानों को कहाँ पुट करेंगे, क्या लिखोगे, ABCD के मानों को कहाँ रखोगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। और वैसे देखिए ये तो होगी देखिए कंप्लीट, और मेथड बहुत आसान है। लिखिए आप ABC तथा D के मानों को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ये रही इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो देखिए कितनी आसानी से देखिए हमें f(x) मिल जाएगा। कितना है देखिए ABCD वहाँ पुट कर दीजिए, 2 3 2 -10, 2x फैक्टोरियल 3 प्लस 3x फैक्टोरियल 2 प्लस 2x फैक्टोरियल 1। और देखिए जो D की वैल्यू वो कितनी है, -10। और यही है देखिए फाइनल आंसर। और देखिए इससे पहले जब हमने देखिए डायरेक्ट मेथड यूज किया था तो वहाँ पर देखिए इस तरह का ही रिजल्ट मिला था, 2 3 2 -10, कोफिशिएंट हमें यही मिले थे। और यहाँ भी देखिए हमें रिजल्ट वही मिला है। तो देखिए रिजल्ट चेंज नहीं होता, प्रोसेस हमने बदली है, बाकी रिजल्ट तो यूनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पोलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको अगर सोल्व करोगे h = 1 लेकर, यहाँ इसको क्या लिखोगे, x -1 x -2, इसको लिखिए आप x -1 और x फैक्टोरियल 1 तो x होता है। सोल्व करोगे तो फाइनल हमें यही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें चेक नहीं करना है, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो करेक्ट रिजल्ट ही मिलता है। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पर देखिए ये कितनी स्टेप में हुआ है, देखिए ये 3 स्टेप में यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट की है। और 3 स्टेप क्यों हुई, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसलिए 1 2 3 तक हम चले। अगर 4 डिग्री का होता तो देखिए स्टेप्स कहाँ तक चलती, 1 2 3 4। और 4 स्टेप्स में देखिए 1 बाई 1 हम एक एक को आउट करते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ही लास्ट वाला आपको आउट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में लास्ट वाला, थर्ड स्टेप में, इस तरह से लास्ट वाला हमें आउट करना होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और इसके बाद देखिए सिंथेटिक मेथड से रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हमें देखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।